नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। नाइजीरिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति टिनुबू के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में अमित शाह गढ़चिरौली, वर्धा और काटौल में भरेंगे हुंकार। प्रियंका गांधी और उद्धव ठाकरे भी ठोकेंगे ताल। झारखंड में जेपी नड्डा आज गोमिया, सिंदरी और नाला में करेंगे जनसभा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और अन्य दलों का भी प्रचार जारी। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री ने ऐतिहासिक क्षण के लिए डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को दी बधाई। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से नहीं राहत। आज भी कई जगहों पर AQI 400 के पार। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया के दौरे पर हैं। अबुजा पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर नाइजीरिया के मंत्री प्रधानमंत्री के सम्मान में अबुजा शहर की चाबी प्रतीकात्मक तौर पर उनको भेंट की गई। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 सालों में ये पहला नाइजीरियाई दौरा है। प्रधानमंत्री आज नाइजीरिया में राष्ट्रपति बोला टिनुबू के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करने वाले हैं और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे। 2007 में भारत और नाइजीरिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। नाइजीरिया में लगभग 60,000 भारतीयों का एक बड़ा समुदाय है। ये पश्चिम अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कुछ बड़े समझौतों की भी उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री के अबुजा में होटल पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और इस मौके पर स्कूल की बच्चियों ने प्रधानमंत्री के लिए महाराष्ट्र का मुख्य लावणी नृत्य पेश किया और प्रधानमंत्री के साथ फोटोज खिंचवाए। देखिए डीडी न्यूज़ संवाददाता विशाल बैरिस्टो की यह खास रिपोर्ट। तो अबुजा पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया, जहां पर साफ तौर पर आप इन बच्चियों को देख सकते हैं महाराष्ट्र का लावणी नृत्य करते हुए। यहाँ पर जो भी भारतीय समुदाय से बने हुए लोग थे वो बहुत उत्सुक नजर आए। मैं इस वक्त अबुजा में हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रिसेप्शन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और ख़ास तैयारी इन छोटे बच्चों ने की लावणी डांस करके। कैसा लगा आज प्रधानमंत्री साथ आपने फोटो खिंचाया है? एक इतना बहुत वाव मोमेंट था, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर एक फ़ोटो ले रही थी। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और कितनी तैयारी आपने करी, आज कैसा लग रहा है कि उस तैयारी का रिजल्ट एक्सीलेंट है? हम लोग 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं एंड आज हुआ है तो हम लोग बहुत हैप्पी मोमेंट है, गर्व का मोमेंट है। हमने प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्मेंस किया है लावणी। क्या लगा उनको इतने पास से देखकर, कैसी फीलिंग आ रही थी आपको? मुझको बहुत खुशी, आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। वेरी ग्रेटफुल। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खास तौर से मराठी स्टाइल के अंदर उन साफा वाफा बांध कर आए हैं। क्या कहेंगे, आज आप प्रधानमंत्री से आप इतने करीब से मिले? ये हमारा लाइफ का सबसे बड़ा मौका है प्रधानमंत्री को मिलने के लिए, और जो मराठी के लिए जो ये क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया है अभिजीत मराठी,
उसके लिए हमने मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा यहाँ से पूरा महाराष्ट्र मोदी जी को सपोर्ट करेगा पूरा। और आप भी बहुत पूरी मराठी स्टाइल में आइए, थोड़ा आगे आ जाइए जी, बताइए कैसा फीलिंग था? हम लोग बहुत बहुत गर्व महसूस करते हैं, महाराष्ट्र को इतना उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। थैंक यू सो मच एंड इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट। थैंक यू। प्राउड मोमेंट है। कुछ छोटे बच्चे भी हैं आपके साथ, इस बच्चे को तो आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री। ये हमारी इस बच्चे का नाम नमस्वी है, नमो नमो। सो इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्रधानमंत्री जी ने इसको बोलो। तो जैसे कि आपने देखा कि ये लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और एक ही बात इनके ज़बान पे थी, वो थी मोदी मोदी। कैमरामैन मोरमुकुट शर्मा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, अबुजा, नाइजीरिया। और अबुजा पहुंचने पर प्रधानमंत्री का ज़बरदस्त स्वागत हुआ, जैसा कि हमने आपको दिखाया। और प्रधानमंत्री के नारों के साथ किसी ने प्रधानमंत्री के को हाथ से बनाई हुई अपनी जो उनकी तस्वीर है वो भेंट की, तो किसी ने बच्चों के लिए प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लिया। वहाँ जो मौजूद लोग थे उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ों के बराबर है, और आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री की तस्वीर है जिनको इन्होंने खुद बनाया है। और लकी इसलिए है क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री ने अभी अभी ऑटोग्राफ भी दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु अग्रवाल है और हम लोग यहाँ पर 1 साल से रहते हैं अबुजा में। कैसा लगा आपको कि जब प्रधानमंत्री लिख रहे थे, क्या बातचीत हो रही थी आप में? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो उनका साइन मिलेगा, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिलेगा। मैंने चित्र बनाया था, शायद मैंने कहा शायद उनके नज़र पड़े और मेरा। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला बहुत सुंदर बनाया है और ये मैं इसको बहुत पसंद कर रहा हूँ। बहुत खुश थे वो। वाकई काफ़ी अच्छी तस्वीर है, बिल्कुल नई जैसी लग रही है। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। कितना एक्साइटमेंट है, अबुजा एकदम से इलेक्ट्रीफाई हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अबुजा एकदम चकाचौंध रोशनी हो गई है यहाँ पे मोदी जी के आने से, और हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे और उनका बहुत स्वागत है अबुजा में, नाइजीरिया में, और उनके आने से हमें यहाँ पे खुशियों की सौगात लेके आए हैं हम। आपने बड़ा साफा पहना हुआ है, पगड़ी पहनी हुई है, कहाँ से हैं आप और यहाँ कैसा लग रहा है आपको प्रधानमंत्री से मिलकर? बस से हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। इतने हम्बल, हर किसी से मिले वो, बहुत बहुत अच्छा लगा। हम एकदम स्पीचलेस हो गए हम। जी हम भी लेगोस राजस्थान से हैं, तो जैसे बोलते हैं हमारी पगड़ी राजस्थान की शान होती है। मोदी हम सब की शान है। 22 साल तक हम उनको सिर्फ छोटे स्क्रीन पे देख रहे थे, आज सामने देखकर अभी भी रोंगटे अभी भी खड़े हुए हैं। एंड it's like watching a lion in front of us and getting all the energy and all the aura. It's amazing. इन्होंने शेर को देखा है, इन्होंने अपने मान को देखा है, भारत के मान को, और यही आवाज़ है अबुजा से कि प्रधानमंत्री देश को और आगे लेके जाए। कैमरामैन मोरमुकुट के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, अबुजा, नाइजीरिया। और आइए अब दोनों देशों के संबंधों पर डालते हैं एक नज़र ग्राफिक्स के जरिए। तो भारत और नाइजीरिया के बीच जो आर्थिक सहयोग है वो कई दशकों से मजबूत रहा, और दोनों देशों के बीच तो द्विपक्षीय व्यापार है। अगर हम उसे देखें बायलैटरल ट्रेड, तो वो 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। और इस व्यापार का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो तेल पर आधारित है। भारत नाइजीरिया तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। अगर हम देखें तो इस वजह से एक विन विन सिचुएशन है दोनों ही देशों के लिए इकोनॉमी के लिहाज से। और नाइजीरिया में लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है। और ये तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने निवेश किया वो नाइजीरिया में सबसे बड़ी नियोक्ताएं हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स हैं। और जो नाइजीरियाई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भारत एक पसंदीदा गंतव्य है जब हम पढ़ाई के तौर पर बात करते हैं। और नाइजीरियाई जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको तैयार करने के लिए दोनों देशों के बीच जो शिक्षा है वो अहम सहयोग देती है, एक सेतु के रूप में काम करती है। और एक बहुत बड़ा सेक्टर जो सहयोग के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है वो रक्षा क्षेत्र है, जिसमें सैन्य प्रशिक्षण भी शामिल है। और भारतीय अधिकारी नाइजीरिया में प्रमुख जो रक्षा संस्थान है वहाँ की स्थापना में मददगार साबित हुए हैं।
रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का जो कि चुनाव से जुड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो आज गढ़चिरौली, वर्धा और काटौल विधानसभा में चुनावी रैली करेंगे। गृह मंत्री गढ़चिरौली से चुनावी जनसभा की शुरुआत करने वाले हैं। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यह मुकाबला भाजपा के डॉक्टर मिलिंद नरोते और कांग्रेस के मनोहर परोती के बीच है। उसके बाद अमित शाह वर्धा में चुनावी जनसभा करेंगे, जहां से वो भाजपा के लिए पंकज भोयर मतदाताओं से अपील करेंगे कि यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के शेखर शिंदे के साथ है। और इसके बाद काटौल में अमित शाह भाजपा उम्मीदवार चरण सिंह ठाकुर के जनता के बीच जाएंगे और यहां पर भाजपा, एनसीपी और एसपी के अनिल देशमुख के साथ उनकी चुनावी जंग है। महाराष्ट्र में चुनावी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरे जोर शोर के साथ प्रचार में जुटी है। उद्धव ठाकरे आज पालघर विधानसभा और बोईसर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे की इस जनसभा को महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का नाम दिया गया। आपको बताएं कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज गढ़चिरौली में जनसभा और नागपुर में रोड शो करने वाली हैं। प्रियंका गांधी महाविकास अघाड़ी की जनसभा में गढ़चिरौली में शामिल होंगी, जहां गठबंधन के और नेता भी मौजूद रहेंगे। गढ़चिरौली की जनसभा 11:30 बजे होगी। वहीं नागपुर में दोपहर 2 बजे वो रोड शो करेंगी। ये रोड शो अवस्थी चौक से अहबाब कॉलोनी चौक से होते हुए गांधी गेट, शिवाजी पुतला चौक से बडकस चौक तक होंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण तक प्रचार चरम पर है। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा बोकारो के गोमिया विधानसभा, धनबाद जिले के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र और जामताड़ा में नाला विधानसभा में कुल 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भाजपा नेता अर्जुन मुंडा देवघर जिले के सारठ में जनसभा करेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी पूरे दमखम से प्रचार अभियान में जुटी हुई है। बता दें कि झारखंड में बाकी सभी 38 विधानसभा सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में बाकी बची 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और सभी अपने अपने वायदों और दावों पर खरे उतरने के लिए कैसे जनता के बीच जा रहे हैं, जनता क्या सोचती है। बोकारो से लोग की जो तमाम लोग हैं उनसे बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। आइए आपको सुनवाते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है और जिसमें कि बोकारो विधानसभा सीट भी शामिल है। हम इस समय श्री राम मंदिर इलाके में है। यहाँ पर एक स्ट्रीट फूड जोन है जहाँ पर की बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ यहाँ पर जुटती है। तो कुछ युवाओं से ही हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार क्या प्रमुख मुद्दे हैं झारखंड में चुनाव को लेकर। 5 साल सिर्फ बरगलाया गया है, कोई रोजगार की सुविधा नहीं है। हेमंत सरकार ने हमें बरगलाने का काम किया है, हमेशा लाठी खाने के लिए युवाओं को आगे छोड़ दिया है। विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बोल के आए थे हेमंत सोरेन जी कि हम सरकार में आएंगे तो हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। कहाँ गया नौकरी पता नहीं है। उनके कार्यकाल में उन्होंने नौकरी सिर्फ अपने लोगों को देने का काम किया। 3 बार एग्जाम को कैंसिल किया गया। CGL को 35-35 लाख में बेचने का काम हेमंत सरकार द्वारा किया गया है। और जहाँ तक बात है विकास का, तो हमारे विधायक जो क्षेत्रीय विधायक हैं, आज 70 साल में जितना इस बोकारो में विकास नहीं हुआ है उतना विकास हमारे क्षेत्रीय विधायक जी के द्वारा हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है इस बार, तो किस तरह देखते हैं? क्या ये मुद्दा लोगों को समझ में आ रहा है? इस मुद्दे को किस तरह देखते हैं? एकदम समझ में आ रहा है, लोग समझ चुकी है। जो जेएमएम सरकार है ये हम लोग को बगला रही है और सबको ला के बांग्लादेश को गुजारा अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। लेकिन हम लोग हिंदू जगे हुए हैं। अगर हम ऐसे घुसपैठिए लोग को जो जेएमएम सरकार है समर्थन दे रही है, तो आज हमारा ये राज्य और ये देश पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो लोग आके हमारी संपत्ति को, हमारी बहन बेटियों का इज्जत से खेल रहे हैं और हमें इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। बोकारो विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी,
पलायन के साथ साथ यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो बड़ा मुद्दा है और उससे कहीं ना कहीं यहाँ के जल, जंगल, जमीन, रोटी बेटी और माटी जो है, जो कि बीजेपी लगातार दावा करती रही है, वो प्रभावित हो रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, बोकारो, झारखंड। और झारखंड और साथ ही साथ महाराष्ट्र के तमाम चुनावी अपडेट्स के साथ दो हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। निशांत राय नागपुर से मौजूद हैं और वहीं राजेश राज झारखंड के जामताड़ा से। निशांत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम बात महाराष्ट्र के इस चुनावी सियासी सरगर्मियों की करें तो आज भी कई जनसभाएं होने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे अगर देखें तो यहाँ पर ख़ास तौर पर महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच मुख्य मुकाबला है। देखिए बिल्कुल, और आज की अगर बात की जाए तो आज पूरे महाराष्ट्र में अगर सबसे हॉट कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो नागपुर है, क्योंकि नागपुर में प्रियंका गांधी 2 रोड शो करने जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 2 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से विदर्भ को, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, विदर्भ में चुनावी अभियान अंतिम समय पर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरी ताकत विदर्भ में झोंकी हुई है, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि सत्ता की जो चाबी है वो विदर्भ से ही कर निकलेगी। और विदर्भ में लगभग 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा कांग्रेस सामने सामने। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी और राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विदर्भ के इलाकों में नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज नागपुर में प्रियंका गांधी जहां मध्य और पश्चिम में रोड शो करने जा रही हैं, तो अमित शाह सावनेर और एक और विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस समय पूरी ताकत दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने नागपुर में लगा दी है, और जो नागपुर से नैरेटिव सेट होगा उसका असर चुनाव पर पूरी तरीके से पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल निशांत, आपके पास वापस आएंगे। राजेश राज भी झारखंड के जामताड़ा से जुड़े हुए हैं। अगर जामताड़ा का जिक्र किया जाए राजेश, तो ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से कई दिग्गजों ने अपनी किस्मत को आजमाया और फिर वो अलग अलग मंत्रालयों में बड़ी ओहदे पर शामिल हुए हैं। और इस बार की अगर बात की जाए तो सीता मुर्मू को बीजेपी से टिकट देकर मुकाबला काफी दिलचस्प बना दिया गया है जामताड़ा में। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो गोड्डा के पूर्व सांसद हैं थे फुरकान अंसारी, फुरकान अंसारी के बेटे इरफान अंसारी जामताड़ा से किस्मत आजमा रहे हैं। और इरफान अंसारी को एक वीआईपी कैंडिडेट माना जाता है। उनके मुकाबले शिबू सोरेन की बड़ी बहू और कल्पना सोरेन की हम कह सकते हैं कि उनकी जो जेठानी हैं वो चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर किस्मत आजमा रही हैं, जिससे यह राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। जामताड़ा के बारे में आपको पता है कि साइबर क्राइम के लिए जामताड़ा का नाम सुर्खियों में आया और जामताड़ा से कई तरह की जो साइबर गतिविधियां हैं वो संचालित हुई और जिसको लेकर जामताड़ा ने बहुत सुर्खियां बटोरी। और सियासी मुकाबले की बात करें तो जामताड़ा के ठीक बगल का एक विधानसभा है जो नाला से विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो जेएमएम की टिकट पर चुनाव मैदान में है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने माधव चंद्र महतो को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को बहुत ही रोचक बना दिया है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इन दोनों सीटों, जो हाई प्रोफाइल सीट है झारखंड की, इन दोनों सीटों पर मुकाबला एरी चोटी का है। और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस सीट को पाना चाहती है। और इसके लिए आज जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी नाला पहुंच रहे हैं। जामताड़ा में वो एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और कल गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मधुपुर देवघर में उन्होंने यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। और बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है उस मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी जो है एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री ने तो कल इतना तक कहा कि अगर राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो हम चुन चुन कर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको हम बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। वहीं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें और उनकी सहयोगी आरजेडी की बात करें तो वो घुसपैठ को सीधे तौर पर नकारते हैं। कल तेजस्वी यादव जो बिहार के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका मैंने कल इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की कोई समस्या यहाँ नहीं है, अगर समस्या है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, तो चुनावी रण में कई दिग्गज कूद गए हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की, लेकिन फैसला
सिर्फ जनता जनार्दन के हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका नागपुर से और राजेश राज आपका जामताड़ा से इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी आपसे बुलेटिन में अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। अनुभव कीजिए शुद्ध MTH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MTH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। DRDO द्वारा विकसित इस मिसाइल ने भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर लाकर खड़ा किया। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल्स पारंपरिक मिसाइलों से काफ़ी तेज़ होती हैं, जिनकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होती है। ये मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखती हैं और दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम। भारत की ये मिसाइल न केवल दुश्मनों के ठिकाने पर सटीक हमला कर सकती है, बल्कि इसकी तेज़ रफ्तार इसे दुनिया की बेहतरीन रक्षा प्रणालियों में शामिल करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफलता पर DRDO, सशस्त्र बलों और इंडस्ट्री के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि ये परीक्षण भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को और मजबूत करेगा। कर्नाटक में आज किसान राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान नेताओं ने मिलों द्वारा बकाया भुगतान और पूरे राज्य में किसानों को एक समान भुगतान लागू करने की मांग को लेकर आज विरोध प्रदर्शन वो करेंगे। और किसान नेता आज बागलकोट में राज्य स्तरीय सहकारी सप्ताह समारोह के दौरान कर्नाटक राज्य गन्ना उत्पादक संघ, कर्नाटक राज्य रायथा संघ और हसीरू सेने बेलगावी में विरोध प्रदर्शन आयोजन किए जाएंगे। गन्ना उत्पादक संघ आज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बागलकोट दौरे पर उनके सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे और सहकारी रैली का बहिष्कार भी। दिल्लीवासियों को प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। आज सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, एम्स, नेहरू प्लेस और मयूर विहार में प्रदूषण की वजह से धुंध की चादर नजर आई। वहीं AQI स्तर कई सप्ताह से लगातार गंभीर श्रेणी में है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसका सीधा असर छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधी क्षमता, बूढ़े और हृदय श्वास संबंधी रोगियों पर पड़ रहा है। साथ ही गंभीर श्रेणी का AQI स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है। आज सुबह करीब 9 बजे दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया। सबसे अधिक खराब वायु गुणवत्ता 471 AQI के साथ बवाना में दर्ज हुई। इसके अलावा जहांगीरपुरी में AQI 465, अशोक विहार में 466, मुंडका में 461, वजीरपुर में 461, आनंद विहार में 457, नायानगर में 429, पंजाबी बाग में 446 AQI दर्ज किया गया है। और राजधानी दिल्ली में हवा के साथ साथ यमुना का भी प्रदूषण कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद ज़मीन पर स्थिति जस की तस है। पानी इतना जहरीला हो चुका है कि लोगों को नदी से दूर रहने के निर्देश दिए गए। आज भी कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी पर जहरीला सफ़ेद झाग तैरता हुआ नजर आया। तो प्रदूषण की वजह से यमुना भी आप देख सकते हैं दूषित, जहां पानी पर सफ़ेद झाग है और ये कई बीमारियां उत्पन्न कर सकता है और प्रदूषण का अहम कारक। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल
के लिए बंद होने के साथ ही आज इसके सत्र की चारधाम यात्रा का समापन हो जाएगा और आज रात 9:07 पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। भगवान बद्रीनाथ का फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही परंपरा के अनुसार मंदिर के पंडित रावल अमरनाथ नंबूदरी स्त्री भेष धारण कर माता लक्ष्मी को श्री बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान करवाएंगे। आज के बाद से शीतकाल के दौरान बद्रीनाथ भगवान की पूजा नरसिंह मंदिर जोशीमठ में आयोजित की जाएगी और इससे पहले कपाट बंद होने की प्रक्रिया में पंच पूजा के चौथे दिन बद्रीनाथ मंदिर की परिक्रमा स्थल पर स्थित मां माता लक्ष्मी मंदिर की कढ़ाई भोग लगाकर पूजा अर्चना कर माता लक्ष्मी से श्री बद्रीनाथ मंदिर आने की प्रार्थना की गई थी। उत्तरी इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर बागीचे में 2 फ्लैश बम दागे गए। पुलिस ने बताया कि कल उत्तरी इजराइल के शहर केसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर की ओर 2 फ्लैश बम दागे गए। वो बगीचे में गिर गए। बयान में कहा गया ना तो नेतन्याहू और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद था और किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने आज सुबह एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये घटना सभी लाल रेखाओं को पार कर गई है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का सामना जापान से। इससे पहले कल खेले गए मैच में भारत चीन को 3-0 से हरा चुका है। ये भारत की प्रतियोगिता में लगातार चौथी जीत है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।